हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर जो है एमपी जीके से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई है। साथ ही साथ जो है हमने साइंस से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो संपूर्ण जो डिस्कशन होने वाला है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलेटेड होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर की। तो हमारे शरीर में हमको कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करें हमारे शरीर को मुख्य रूप से 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व जो है हमारी बॉडी के लिए 7 ऐसे प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में आपको 17 इस तरीके के पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो अधिक आवश्यक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक होते हैं? वो 17 पोषक तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। अब बात करें मनुष्य को जो 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज अम्ल, जल और न्यूक्लिक अम्ल। तो खनिज लवण जो होता है ना, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इतने 7 प्रमुख जो हैं जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं साथ में सबसे पहले विटामिन की। तो विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना। तो सबसे पहले हम विटामिन की तो वीडियो हो चुकी है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, है ना। वसा, जल और न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड वीडियो जो है एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अभी जो है हमारा आज का वीडियो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। बात करें यार कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमको 70 से 75% ऊर्जा जो है, एनर्जी है, जो वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट हमको अगर माना जाए तो एक दिन भर में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता एक व्यक्ति को एक दिन में होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। तो ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है जिसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देने पर यह सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट अधिकांश कहाँ पाया जाएगा, अधिकतम किन पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बात करें हम चावल, केला और आलू, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। तो 3 तो आपको नाम प्रमुख रूप से याद ही रखना है जिसका प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, चावल, केला और आलू। इसके साथ बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एक वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है, मतलब मुंह से ही हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। फिर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट संरचना के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट की संरचना जटिल भी होती है, सरल भी होती है। तो संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। देखो, मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है और पॉली का मतलब 2 से अधिक होता है। वो कितने भी हो सकते हैं, संख्या निश्चित नहीं होती है ना। तो आपको याद रखना है, जब केवल और केवल सिंगल मोनोसैकेराइड होगा या सिंगल ग्लूकोज होगा, एक ग्लूकोज का अणु मोनोसैकेराइड कहलाता है, 2 ग्लूकोज के अणु डाइसैकेराइड कहलाते हैं और बहुत सारे ग्लूकोज के अणु पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि अगर ग्लूकोज का एक अणु है तो वो मोनोसैकेराइड कहलाएगा, 2 अणु हैं तो वो डाइसैकेराइड कहलाएगा और बहुत सारे अणु हैं तो वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। तो 2 अणु होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज ही हो, और कुछ भी हो सकते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोज भी हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, परंतु 2 होंगे तो डाई कहलाएगा, 1 होगा अणु तो
मोनो कहलाएगा, और अगर 2 से अधिक होंगे तो पॉली कहलाएगा। तो बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड। ये सबसे सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, क्योंकि एक ही होते हैं तो जटिल तो होंगे नहीं, सिंपल होते हैं, है ना। तो यह सबसे सरल, मीठे, जल में घुलनशील होते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड होती हैं जल में कैसे हो जाते हैं, घुल जाते हैं आसानी से। उदाहरण की बात करें तो अंगूर और रक्त, ब्लड जो होता है ना वो, और अंगूर, इन दोनों में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, जो कि एक क्या है, मोनोसैकेराइड। फिर बात करते हैं फल, फल में क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज, जो क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड। फिर बात करते हैं डीएनए, सबको पता है हमारे शरीर में सेल्स में क्या होते हैं, डीएनए, जिसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस ग्लूकोज, है ना, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, है ना। और शर्करा मतलब मीठी होते हैं ना, शर्करा मीठी होती है, और कार्बोहाइड्रेट भी कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो बात करें डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या कौन सा मोनोसैकेराइड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये भी एक क्या है, मोनोसैकेराइड। आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा, तो ये भी एक क्या है, मोनोसैकेराइड। और कीट, जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ट्रिखलोज, तो ट्रिखलोज किस में पाया जाता है, कीट में पाया जाता है। तो ये थे मोनोसैकेराइड के उदाहरण। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड, मतलब 2 मोनोसैकेराइड अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइसैकेराइड बन जाएगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड मतलब एक ग्लूकोज, और मतलब एक अणु कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लाइकोज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अणु सिंगल मोनोसैकेराइड, डबल डाइसैकेराइड। तो यह 2 सैकेराइडों से मिलकर बना होता है, 2 सैकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। अच्छा, मिलकर बना होता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से उदाहरण। तो देखो, दूध में एक पाया जाता है लैक्टोज, उसको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। गन्ने में पाया जाता है सुक्रोज, उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। बीजों में पाया जाता, बीज जो होते हैं ना उसमें पाया जाता है माल्टोज, उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड मतलब 2 से मिलके बने, तो किन 2 से मिलके बने होते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि बात करें लैक्टोज, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों से मिलके क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। फिर बात करें माल्टोज, तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, माल्टोज, जो कि डाई हो जाएगा। डाइसैकेराइड मतलब डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है, माल्टोज बीजों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड मतलब 2 से अधिक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बहुत सारे सैकेराइड जब आपस में जुड़ जाते हैं श्रृंखला के रूप में तो पॉलीसैकेराइड बन जाते हैं। अच्छा, 2 से अधिक होते हैं तो 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं ये। अच्छा, बात कर लेते हैं कौन कौन से उदाहरण। तो एक होता है सेलुलोज, ये बहुत जटिल अणु होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज, बहुत सारे सैकेराइड आपस में मिलके बनते हैं सेलुलोज से ना। सेलुलोज बहुत सारे सैकेराइडों से मिलकर बना होता है। तो बात करें सेलुलोज की, ये पाया किस में जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। स्टार्च, ये भी एक जटिल अणु है, ये भी किस में पाया जाता है, ये भी पेड़ पौधों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं ग्लाइकोज, तो ग्लाइकोज दोनों जगह पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतु में भी पाया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको कार्बोहाइड्रेट से याद रखना है। अब हमारा सेकंड जो रहा है इसमें टॉपिक प्रोटीन, इससे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, सभी को नॉर्मल प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है, तभी वो अपनी वृद्धि कर पाते हैं, अपना विकास कर पाते हैं। तो वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक क्या होता है, प्रोटीन होता है। बात करें प्रोटीन तो 15 से 20% तक एनर्जी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन से प्राप्त होती है। दिन भर में लगभग 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। फिर बात करते हैं प्रोटीन, जो है हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक प्रोटीन होते हैं और 10 अनावश्यक प्रोटीन होते हैं। अच्छा, जब 20 प्रकार के होते हैं तो 10 आवश्यक होते हैं प्रोटीन और 10 कैसे होते हैं, अनावश्यक। अच्छा, आवश्यक उनको कहा जाता है जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, लेकिन अनावश्यक किसको कहा जाता है, जो पहले से हमारी बॉडी में उपस्थित हैं, हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उनको क्या
कहते हैं, अनावश्यक प्रोटीन। तो 10 प्रकार के प्रोटीन शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, मतलब शरीर के अंदर बनते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अनावश्यक प्रोटीन। और वहीं अगर हम बात करें कि 10 प्रकार के प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से फल फूल सब्जियों के थ्रू जो है ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, आवश्यक प्रोटीन। अब बात करते हैं कुछ प्रोटीन की संरचना के आधार पर भी, प्रोटीन में भी कई प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो उसके आधार पर भी प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल प्रोटीन होता है, एक संयुग्मी प्रोटीन होता है, और एक अपना व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल प्रोटीन, नाम ही है सरल, तो सरल। अब बात करते हैं प्रोटीन आखिर मिलके किसके बने होते, तो एमिनो अम्लों के, एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। जब आपस में 20 या 28, कहीं कहीं आपको 20 देखने को मिलेगा बुक में, कहीं कहीं आपको 28 देखने को मिलेगा, तो 20 या फिर 28 एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, 20 या 28 एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रोटीन सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि केवल उसमें एमिनो अम्ल ही होता है, इसलिए हम उसको सरल प्रोटीन कहते हैं। तो बात करें अगर सरल प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन जो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजीन नाम का जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है, चावल में। गेहूं में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, वो पाया जाता है आपका गेहूं में, है ना, गेहूं में ग्लूटीन। मक्के में जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जीन। फिर बात करते हैं गुणसूत्र की बात करें, मनुष्य के अंदर जो हमारे जो है 23 प्रकार के जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र के, उनमें अगर हम देखें तो हिस्टोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, ओसिन पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, ओसिन प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन जो है वो आपके गाय के दूध में पाया जाता है। फिर बात करते हैं बाल, नाखून, त्वचा। जो बाल, नाखून, त्वचा होती है, इसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका क्या नाम है, कैरोटीन। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि बाल, नाखून और त्वचा, इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, तो कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। फिर बात करते हैं रक्त में, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो होता है प्रथोम्बिन नाम का जो है, प्रथोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आपके रक्त में पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि एमिनो अम्ल और किसी अन्य पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला मैंने, एमिनो अम्ल और किसी अन्य पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम उसको संयुग्मी बोलते हैं। किसी न किसी का संयोग लेकर ही बने हैं ना। अच्छा, सरल वाले कैसे होते हैं, केवल एमिनो अम्लों के बने होते हैं, लेकिन ये जो संयुग्मी होते हैं ये एमिनो अम्ल तो होता ही है, साथ में कोई अन्य पदार्थ भी इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इनको संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। तो वे प्रोटीन जो अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों से मिलकर बने होते हैं भी क्या कहलाते हैं, संयुग्मी प्रोटीन। उदाहरण की बात करें तो सबको पता है, हम कई बार बीमार पड़ते हैं तो कई बार रिपोर्ट में आता है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये है ना। तो इस तरीके के पता जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं। तो जैसे कि हीमोग्लोबिन ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तत्व से और एक प्रोटीन से। तो तत्व में बात करें तो हिम मतलब आयरन और आयरन मतलब लोहा। हिम मतलब आयरन और आयरन मतलब लोहा, प्लस ग्लोबिन प्रोटीन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन हो गया और प्रोटीन के बाद ये क्या हो गया, हिम या आयरन मतलब लोहा। इन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। फिर बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन जो उत्पन्न हो जाए, व्युत्पन्न प्रोटीन जो अपने आप क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। अब उत्पन्न हो जाते हैं मतलब ये जो सरल प्रोटीन है या फिर संयुग्मी प्रोटीन है, जब ये आपस में टूट जाते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो वो कहलाते हैं आपके व्युत्पन्न प्रोटीन। मतलब वे प्रोटीन जो सरल या फिर संयुग्मी प्रोटीन के टूटने पर बनते हैं वे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण, तो पेप्टोन एक इसका उदाहरण हो जाएगा जो कि सरल या संयुग्मी प्रोटीन के टूटने के पश्चात बनते हैं। तो ये था हमारे प्रोटीन और ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। आज हमने ये दोनों टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को
लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।